बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आप बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना शोर मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे। आपके कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं कि सिलेबस शॉर्ट हो रहा है, तो कैसे शॉर्ट हो रहा है या सिलेबस कब शॉर्ट हो जाएगा। तो ये तमाम सवालात जो हैं पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं आपको जो है ना आज का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी जो कि इक्विलिब्रियम के हवाले से है। और इसमें बताया जाएगा कि तमाम किस्म की फोर्सेस जब एक बॉडी पे अप्लाई हो रही होती हैं तो कैसे वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है या कैसे नहीं आती। और यही जो हमारा टॉपिक है वो आपको ये बताना चाह रहा है कि बेटा एक ही बंदे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर जब आप डाल देते हैं तो वो फिर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अगर सम फोर्सेस कर लो ना, तमाम फोर्स का सम कर लो, और वो तमाम फोर्स का सम जो है ना वो रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि एक तरफ से एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दूसरी तरफ से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, तो फिर सम जीरो हो जाएगा, सिग्मा हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप बच्चों ने काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे जो है ना वो कमेंट्स वगैरह, टिकटॉक वगैरह पे, फेसबुक पे और काफी जगह पे जो है ना बच्चे और टीचर्स भी कह रहे थे कि सिलेबस कम करना चाहिए। तो बच्चों के लिए फिर उन्होंने बोला है कि हम सिलेबस कम कर देते हैं, लेकिन मेरे नहीं हाल में किसका आपका कोई बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि सिलेबस कम होते होते अभी 2 मंथ इनके लग जाने हैं। क्योंकि जब ये सिलेबस नया आना था तब इतना टाइम वेस्ट हो गया था बच्चों का, और अब ये चेंज होना है तब और ज्यादा टाइम वेस्ट होना है। तो आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करें, आप स्टडी पे फोकस करें, अपने चैप्टर्स को आप खत्म करें। ये ना सोचें कि ये वाला चैप्टर हम छोड़ देते हैं, लेट्स सपोज हमारा 6वां चैप्टर शायद खत्म हो जाए या 5वां या चौथा, जो भी आपके जहन में हो। ऐसे नहीं होना। अगर उन्होंने सिलेबस कम किया भी ना तो आपके टॉपिक्स कम होंगे, वो भी अंदर अंदर से 1 या 2 टॉपिक वो चैप्टर के अंदर से ढूंढ के कम कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने और काम नहीं करना है, क्योंकि एक दफा फिर से वो दोबारा बुक नहीं बनाने लगे आपके लिए कि अगेन वो बुक बनाएंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं होना। तो आप अपनी फोकस जो है अपनी स्टडी की तरफ फुल रखें, तैयारी पूरी करें, और उसके बाद एट द एंड जब आप रिवीजन करने लगेंगे तो जो टॉपिक खत्म हो गए होंगे, उन्होंने छोड़ दिए होंगे, वो आप लोग ना रिवाइज कीजिएगा, उनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक मशवरा है मेरा आपके लिए कि आप लोग जो है ना अपनी स्टडी पे फुल फोकस रखें और इस इंतजार में ना बैठ जाएं कि अब सिलेबस कम होगा तो हमने तब पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक था वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि जब फोर्सेस हर तरफ से लग रही हों और उनका सिग्मा यानी कि समेशन किया जाए और वो जीरो आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि वो बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यानी कि वो रुकी हुई है, स्टेशनरी हो गया, फिलहाल उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो उनका सम जो है वो जीरो हो चुका है। अच्छा, ये 2 कंडीशंस होती हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि बॉडी जो है ना वो रुकी हुई होती है, तब हम कहते हैं कि इसके ऊपर तमाम फोर्सेस का सम जीरो लग रहा है। जैसे आपको ये यहाँ पे ना एक बुक दिखा रहे हैं, ये टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। जैसे लेट्स सपोज ये हमारी बुक जो है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है ना, अगर मैं इसको टच नहीं कर रही तो इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स जो है वो वेट है, जो इस टेबल और इस बुक को खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, वो वेट क्या है, वो ग्रेविटी की वजह से वेट पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये बॉडी जो है, ये बुक हमारी जो है, इसको जमीन अपनी तरफ खींच रही है, तो उसकी वजह से होता है वेट। और एक वो फोर्स है जो इसको ऊपर खड़े रखने की कोशिश कर रही है, जो कि होती है हमारे पास नेट फोर्स। और ये उस ऊपर लिखा हुआ है FN, यानी कि नेट फोर्स जो है वो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है कि बॉडी नीचे मूव ना करे। और यहाँ से फिर जो है ना वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है। और यही एग्जाम्पल भी है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। स्टैटिक कहते हैं रुका हुआ, ये चीज रुकी हुई, जो भी चीजें रुकी हुई है वो उनको हम फिजिक्स की फॉर्म में कहते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जैसे अगर मैंने ये पेंसिल रख दी है तो ये पेंसिल इस वक्त जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर आपने एग्जांपल देनी हो, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है ना वो इक्विलिब्रियम के आगे से 2 टाइप्स हैं। एक होता है स्टैटिक और एक होता है हमारे पास सेकंड वाला डायनामिक, यानी कि मोशन की हालत में। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम को बताया कि अगर ये पेंसिल यहाँ पे पड़ी हुई है और इस पेंसिल को लेट्स सपोज के यहाँ से जो है ना वो स्केल की फोर्स लग रही थी जो उसको आगे की तरफ करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी साइड से जो ये कोई और पेंसिल है जिसको जो है ना वो फोर्स अप्लाई कर रही है इस तरफ को। तो अब देखो, अगर दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी ने मूव नहीं करना, स्टिल हो जाना है, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन की फोर्स है, एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है, एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो दोनों तरफ की फोर्सेज जो है वो उसको बैलेंस कर देंगी, तो बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगा। तो इस वजह से हम बोल देंगे कि ये पेंसिल जो है ना ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसके ऊपर तमाम फोर्सेस का हमने सम जो है वो किया है, तो वो आ गया है जीरो। अब इसी की जो स्टेटमेंट है मैं आपको बुक से बताती हूँ, यहाँ पे भी लिखी हुई है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रेडी करना है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन 2 तरह से बन सकते हैं, डिफाइन इक्विलिब्रियम, या व्हाट इज इक्विलिब्रियम, या व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो वो हमारे पास जो है हमने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन ये आपको नजर आ रही है, उन्होंने कलर्ड की हुई है।
इसके अलावा यहाँ से भी मैंने रीड किया है, तो ये भी डेफिनेशन ही काउंट की जा सकती है। जो बच्चों ने ये वाली करनी है वो ये कर लें, अदरवाइज यहाँ से मैं पहले आपको रीडिंग करवाती हूँ, ठीक है। We know that if a number of forces act on a body, क्या हम ये बात जानते हैं कि जब नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं सच दैट देयर रिजल्टेंट इज जीरो, जितनी भी फोर्सेस असर कर रही हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। द बॉडी रिमेन एट रेस्ट, बॉडी मूव नहीं करेगी। जैसे मैंने आपको पेंसिल रख के एग्जांपल भी बताई है कि अगर पेंसिल को दोनों तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो नहीं हिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। लेकिन ये बात हो जाती है रेस्ट की हालत में। अब आगे वो मोशन का भी बताते हैं। यहाँ तक तो रेस्ट का बोला है ना उसने, और कंटिन्यूज टू मूव, यहाँ पे ये बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेट्स सपोज कि आप लोग जो है वो मोटरवे के ऊपर सफर कर रहे हैं और आपकी बॉडी जो है ना वो उसके साथ ही वैन के साथ ही मूव कर रही है। अब आप लोग जो है वो इस वक्त होते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की पोजीशन में। क्यों यूनिफॉर्म वेलोसिटी की पोजीशन में होते हैं? क्योंकि वैन मूव कर रही है और आप वैन के साथ मूव कर रहे हैं, फिजिकली तौर पे जो है वो आप खुद मूव नहीं कर रहे, तो वो होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि मोटरवे के ऊपर एक स्मूथ रोड होता है, बिल्कुल भी आपको जंप नहीं लगने और ना ही कोई और फोर्स अप्लाई होनी है, गाड़ी ने कंटिन्यूस चलते रहना है। और इस तरह की मोशन को हम कहते हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास अप एंड डाउन नहीं हो रही वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी अप एंड डाउन हो तो एक्सीलरेशन पैदा होता है, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर वेलोसिटी अप एंड डाउन नहीं होती, कंटिन्यूस रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो पैदा नहीं होता, एक्सीलरेशन जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन यही होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बदलेगी तब एक्सीलरेशन पैदा होगा, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होना, तो एक्सीलरेशन कैसे पैदा होगा, ठीक है। तो दोनों हालतों में आपको बता रहे हैं इफ ऑलरेडी इन मोशन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, द स्टेट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इक्विलिब्रियम। उसको हम बोलेंगे ये क्या है, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ तक जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करवा दी है, दोनों सूरतों में इक्विलिब्रियम हो सकता है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो या बॉडी रुकी हुई हो। वही चीज आपको यहाँ बताने लगे हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, किसी भी बॉडी को आप इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं इफ इट हैज नो एक्सीलरेशन, अगर उसके अंदर कोई भी एक्सीलरेशन पैदा नहीं हो रहा। दो हालतों में होता है, या तो आपकी बॉडी वैसे ही रुकी हुई है तब कोई एक्सीलरेशन पैदा नहीं हो रहा, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी एक्सीलरेशन पैदा नहीं होता। इसके बाद आप लोग जो है ना वो ये वाली भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने इसलिए लिखा है कि तमाम फोर्सेस का सम जो था वो जीरो हो जाता है, इस वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट है। कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने जो है डेफिनेशन के साथ ये मैथमेटिकली थोड़ा सा राइट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने जो है ना वो बता देना है कि इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं, क्योंकि अगर आपने दो नंबर पूरे लेने हैं तो फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। तो वो आप ये बता सकते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक दो जो है ना वो इसकी क्या होंगी, टाइप्स होंगी, ठीक है। तो यही आपका अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। वो अलग किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एनी टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर इस तरह पूछा जा सकता है डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। तो फिर आपने वो इक्विलिब्रियम भी बताना है और उसकी टाइप्स भी बतानी है, दोनों, ठीक है। तो स्टैटिक होता है रुकी हुई चीजों के लिए और डायनामिक होता है मोशन की हालत में। तो इन दोनों की डेफिनेशन भी यहाँ पे साथ ही छोटी छोटी लिखी हुई है। अ बॉडी एट रेस्ट, यानी कि कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसको हम बोलेंगे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। और इसी की एग्जांपल में आपने ये एग्जांपल देनी है, अ बुक लाइंग ऑन टेबल। कोई भी बुक जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है वो हमारे पास हो जाएगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। एग्जांपल छोटी सी ही आपने लिखनी है, ये पूरी आगे से उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, आपने वो राइट नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक में होगा कि अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि मैंने ऊपर आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि अगर आप मोटरवे के ऊपर सफर कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली आपकी वेलोसिटी है, तो उस टाइम पे आपके पास आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो आप उस हालत में डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। और उसकी भी एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक दी हुई है, वो इन्होंने पैराट्रोपर की दी है एग्जांपल, वो यहाँ पे लिखी हुई है। अ गुड एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अ पैराट्रोपर, यानी कि ये जो पैराशूट पहन के पैराग्लाइडिंग कर रहे होते हैं, जब ये नीचे आ रहे होते हैं तो ये इस वक्त हमारे पास किस पोजीशन पे होते हैं, ये होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। क्योंकि इस टाइम पे इनके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, एक होती है हमारी ग्रेविटी, जमीन की कशिश जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है, और एक हमारा ऊपर की तरफ जो होती है वो एयर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, हवा की फोर्स।
तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस की फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस वजह से एक्सीलरेशन पैदा नहीं होता, क्योंकि एक्सीलरेशन तभी पैदा होगा जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, इसलिए बॉडी आराम आराम से यूनिफॉर्मली नीचे आ रहा होता है, और इसको हम बोलते हैं, ये एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक और एग्जांपल दी हुई है, वो इसकी है स्टैटिक की है, जिसमें वो आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई बल्ब है वो हमने इस तरह हैंग किया हुआ है, तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। वैसे ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। मेरी तरफ से बेशक आप ना करें, आप बुक लाइन ऑन टेबल वाली भी कर लें तो काफी है, ठीक है। या फिर ये एमसीक्यू बन सकता है कि जो है ना, एक बल्ब हमने हैंग किया है, तो ये किसकी एग्जांपल है, स्टैटिक की है या डायनामिक की, तो आपने बता देना कि ये स्टैटिक की जो है ना वो है एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको सिर्फ वो बता रहे हैं, ओरली समझा रहे हैं कि जो बुक थी वो उसके ऊपर वेट असर कर रहा था, एक नॉर्मल फोर्स थी, वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी हम वो यही बताएंगे कि ये बॉल जो हमारे पास बल्ब हैंग हुआ है वॉल के साथ, वो कैसे हैंग हुआ है, उस पर कौन कौन सी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे वो इसने जो है ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि एक्स्ट्रा है, आप इसको याद नहीं करना। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, जो हमारे पास आज का लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, वो है फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। बारी बारी यहाँ तो वो एक पूछ सकते हैं या वो दोनों पूछ सकते हैं, तो अभी एग्जामिनर पे डिपेंड कर रहा है कि वो एक पूछता है या दोनों, जितनी भी पूछेगा आपने उस लिहाज से ही इसको एक्सप्लेन करना है। आज आपको फर्स्ट कंडीशन करवाती हूँ सबसे पहले, फिर जब आपको ये याद हो जाएगी देन हम सेकंड वाली कंडीशन भी करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि जब हमारे पास तमाम फोर्सेस का सम जो है वो जीरो आ जाए, जो कि आपने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया है, वही जो है फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। अभी हम इसको रीड करते हैं और इसको मतलब अटेम्प्ट करने का तरीका समझते हैं कि हमने पेपर में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर की प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो आप लोगों ने बेटा सबसे पहले लिखना होता है वो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद आपने एक्सप्लेनेशन एंड देन आपने जो है वो डेरिवेशन वगैरह करनी होती है। तो जैसे फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वैसे ही है। अगर आपने ये वाली फर्स्ट कंडीशन पेपर में अटेम्प्ट करनी है तो उससे पहले आप लोग सिर्फ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है। यानी कि आप इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखें, उसके नीचे बताएं कि इक्विलिब्रियम की टू स्टेट्स होती हैं, टू कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट कंडीशन ये वाली है और सेकंड कंडीशन आगे है, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, एक तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, एक यहाँ पे भी है। अब आपकी अपनी मर्जी, आप ऊपर वाली करना चाहें या ये वाली, ठीक है। इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, अच्छा ये जो ट्रांसलेशनल है ना, इसका मतलब है कि बॉडी बेशक रुकी हुई हो या चल रही हो, वो होनी इक्विलिब्रियम में चाहिए, ठीक है। वो ये बताना चाह रहे हैं आपको। देन ए इज इक्वल टू जीरो, जारी बात है अगर वो इक्विलिब्रियम में तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि थ्रू आउट हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। और ये अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाती है, जहां पे मैंने लिखी भी हुई है कि आपके एमसीक्यूज बन सकती है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। नीचे ऑप्शन दिया होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या सो ऑन, कुछ भी लिखा हुआ, तो आपने जीरो पे टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वो बता रहे हैं कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है देन एक्सेलरेशन जीरो होगा एंड देयरफॉर नेट फोर्स F शुड बी जीरो। सारी बात है, नेट फोर्स भी जीरो होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है F इज इक्वल टू ma, और अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है तो जीरो से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो वो जीरो ही हो जाती है, ठीक है। इस वजह से उसने पहले लिखा है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये आप लिख भी सकते हैं। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप नीचे ये लिख सकते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, एंड हमारे पास ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है तो a जीरो होगा, सो हम लिख देंगे कि समेशन F इज इक्वल टू जीरो। इसका प्रॉपर तरीका है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ पेज पे लिख के, ताकि आप इसको अटेम्प्ट करने का तरीका समझ सके कि हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना वो बाय पहले आपने स्टेटमेंट ये वाली लिखनी है, फिर लिखना है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और उसके नीचे जो है ना वो आपने ये लिख देना है कि F इज इक्वल टू होता है ma, एंड सिंस हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम है और एक्सेलरेशन ने जीरो हो जाना है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे समेशन F, जो सिग्मा F है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये तीन स्टेप आपके बन जाएंगे, जिससे आपका जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन की थोड़ी सी समझ लेके एक प्रेजेंटेशन अच्छी सी बन जाएगी, ठीक है। देन आपने लिखना है मैथमेटिकल फॉर्म, हमारे पास समेशन F है जीरो, और ये सेकंड वाली स्टेटमेंट है, एक तो ऊपर उसने दी है एक नीचे दी है, जो भी आपको अच्छी लगे आप लिख सकते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम
only if the vector sum of all the external forces acting on it equal to zero, यानी कि बाहर से जितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं वो तमाम फोर्सेस अगर जीरो हो तो हम बोलेंगे कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की। ये नाम याद रखना है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी पूछ सकते हैं या फिर फर्स्ट कंडीशन भी कह सकते हैं। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर घुमा के सवाल पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तब भी वो फर्स्ट कंडीशन की ही बात करें, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन है जिसमें वो बताना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट किस्म की कोप्लेनर फोर्सेज है। कोप्लेनर होता है जो एक ही प्लेन के ऊपर तमाम फोर्सेज असरअंदाज हो रही हैं। वो F1 है, F2, F3 डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज हैं एंड द रिजल्टेंट इक्वल टू F, यानी कि अगर आपने उनका सम किया है तो वो F होगा। एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू रेक्टेंगुलर। हमने पढ़ा है ना पहले भी कि हमने जब सम करना होता है तो हम जो है वो हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें हमने सब कर लेना होता है तमाम फोर्सेज का। अभी फर्स्ट वाला जो हमारा ये पेज है ये खत्म हुआ है, सेकंड वाला देखते हैं आगे क्या इन्होंने लिखा हुआ है। अगर उसने कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कर दिए, जो मैंने आपको बता दिया था कि हमने सिग्मा अगर करना होता है, सम करना होता है, तो हमने तमाम फोर्सेस को प्लस करना होता है, जो कि हमारे पास एक्स फोर्सेस भी आएंगी और वाई फोर्सेस भी आएंगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। पहले भी हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह के किए हुए हैं जिसमें हमने सम ऑफ एक्स वाली फोर्सेस का किया हुआ है एंड वाई वाली फोर्सेस का, ठीक है। तो दी कंपोनेंट्स, हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। दी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी रिटन एज, हम फर्स्ट कंडीशन को इस तरह लिख सकते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, या आपने हेडिंग दे लेनी है, मैंने इसलिए इसको नीचे मार्क किया है। Fx1 प्लस F2x प्लस F3x, जितने भी x हैं सबको सम करो तो जीरो आएगा, इस वजह से हम x कंपोनेंट को भी जीरो कहेंगे, सिग्मा Fx इक्वल टू जीरो। उसी तरह सिमिलरली हम अलोंग y डायरेक्शन करते हैं, देन भी हमने तमाम सम कर लेने हैं F1y, F2y, F3y एंड सो ऑन, और वो भी हमारे पास क्या होंगे, जीरो। तो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। जब ये दोनों जीरो है, एक्स कंपोनेंट भी जीरो है, वाई कंपोनेंट भी जीरो है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, फिलहाल उस पर कोई भी फोर्स असर नहीं हो रही, ठीक है। एंड दस द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेट, यानी कि हमें ये क्या बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी जीरो एंड द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस शुड बी जीरो। यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप एंड पे जो है ना वो जूम करके इसको लिख लीजिएगा किसी और पेंसिल के साथ कलरफुल से, यानी कि अगर आप ब्लू से पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसको ब्लैक से लिख लीजिएगा कि वो बताना चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस भी तमाम फोर्सेस जीरो हैं और वाई एक्सिस पे भी तमाम फोर्सेस जीरो हैं। और ये छोटा सा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, आसान है, और आपने इसको जरूर अटेम्प्ट करना है अगर पेपर में आता है। इसके बाद नीचे हमारे पास जो है ना वो सेकंड कंडीशन है, जो कि मैं आपको कल करवाऊंगी नेक्स्ट वाले टॉपिक में। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जो है ना वो दोनों जो सिग्मा एफ एक्स और एफ वाई जो है ना उन्हीं की तकरीबन बात करनी है, लेकिन साथ में आना है टॉर्क, ठीक है। वो टॉर्क आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हमने प्रॉब्लम एक सॉल्व करनी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको भी करवाया जाएगा आपको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे 1K कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सबका बहुत शुक्रिया जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस को पसंद किया है, देखा है, कमेंट किया है या सब्सक्राइब किया है। ऐसे ही जो है ना आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, आपको तमाम किस्म की न्यूज मिलती रहेंगी और आपको अच्छा गाइड किया जाएगा कि आपने कैसे अपने लेक्चर को प्रिपेयर करना है, क्या चीज आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे, और क्या चीज जो है वो आपने नहीं करनी और अपना टाइम आपने वेस्ट नहीं करना ये सोचते हुए कि हमारा सिलेबस चेंज होगा तो फिर हम जो है वो पढ़ेंगे, या जो भी आपके जहन में हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको इसी बारे में बार बार बता रहे हैं और जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बेटा अभी फिलहाल सिलेबस चेंज होते होते आपको काफी टाइम लग जाना है। आप अपना इतना कीमती वक्त जाया बिल्कुल भी ना करें और आप जो है अपनी स्टडी पे फुल फोकस रखें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।